अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट अवेटेड वीडियोस, जिसके बारे में मुझे थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने इनबॉक्स किया था कि काइंडली आप बार बार दुबई जाते हैं तो दुबई अब एक लग्जरी ट्रिप बन चुका है। पहले दुबई का टिकट 25-30 हज़ार रुपये का रिटर्न टिकट होता था, लेकिन अब जिस तरह से हमारे मुल्क के हालात हैं, जिस तरह डॉलर के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, दुबई एक लग्जरी ट्रिप हो गया है। एंड इट इज़ सो एक्सपेंसिव फॉर एवरीवन, लाइक जो जॉब ढूंढने जा रहे हैं उनके लिए भी और जो घूमने जा रहे हैं उनके लिए भी। सो मैं आप लोगों को वीज़े से लेकर, टिकट से लेकर, पर्क से लेकर, होशियारियों से लेकर आप किस तरह अपने पैसे बचा सकते हैं और किस तरह आप टैक्सेस क्लेम कर सकते हैं, किस तरह आप टैक्सी ले सकते हैं, किस तरह आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं, मैं हर चीज़ का आसान और सस्ता तरीका आप लोगों को बताऊंगी। और आई होप कि उससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को आगे आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दूसरी बात ये कि कल मैंने आप लोगों को अपने बालों का रिव्यू नहीं दिया था कि मेरे बाल कैसे हो रहे हैं आफ्टर दी वॉश, बिकॉज़ वाटिका क्रीम, मैंने हेयर क्रीम लगाई थी जो कि मॉइस्चराइजिंग हेयर क्रीम थी, जो कि बिफ़ोर वॉश लगती है, तो मैंने वो लगाई थी। और उसके बाद मैं फ़ौरन बाल बांध कर तो मैं पापा जॉन चली गई थी अमल को घुमाने फिराने। उसके बाद घर आके मुझे रिव्यू देने का टाइम नहीं मिला, तो मैं आप लोगों को ये रिव्यू दे रही हूँ। मैंने अभी तक बाल स्ट्रेट नहीं किए थे। आप लोगों ने कल देखा था कि मैंने पोनी शोनी बांधी हुई है, मैंने बाल भी स्ट्रेट नहीं किए थे। ये मेरे बालों का रिज़ल्ट है एंड आई एम सो ऑब्सेस्ड कि क्या रिज़ल्ट हैं। ये देखे बालों का हाल। मैंने उसको, उस हेयर मास्क को 2-3 घंटे बालों पे लगा कर रखा था। मैंने टीवी देखा, मैंने अपनी वीडियो एडिट की, उसके बाद खाना बनाया, उसके बाद जाकर मैंने वॉश किया था और ये मेरे बालों का रिज़ल्ट है। जबकि मैंने कल वॉश किए थे, आज मैंने पूरा दिन काम किया, मैं बाहर भी गई हूँ, पसीने में भी रही हूँ, लेकिन मेरे बालों का ये रिज़ल्ट है। देखिए कितने सिल्की और कितने फ्रिज फ्री हो रहे हैं बाल। सो ये रिज़ल्ट से मुझे बहुत अच्छा लगा मास्क। लेकिन मास्क के बाद शैम्पू और कंडीशनर भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप मास्क लगा लें और साबुन से सर धो लें, वो बाल बहुत गंदे हो जाएंगे। सो शैम्पू और कंडीशनर भी आपने अच्छा यूज़ करना है आफ्टर दी वॉश ऑफ मास्क। सही है, तो चलते हैं अगली चीज़ पे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करूँगी। नेक्स्ट टाइम फिर कभी हेयर केयर के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में कॉन्वर्जेसन करेंगे। अच्छा जी, पहली चीज़ कि वीज़ा कैसे लगता है। विज़िट वीज़ा 1 महीने का, मैं आपको इजी टर्म्स में बताती हूँ। 1 महीने का विज़िट वीज़ा 35,000 रुपये का है और 2 महीने का विज़िट वीज़ा 60,000 का है। ठीक है जी। बड़ों की, एडल्ट की बात कर रही हूँ। अगर आप चले जाएं इन्फेंट पे तो इन्फेंट का वीज़ा 22,000 रुपये का है। अगर आप चाइल्ड पे आ जाएं तो चाइल्ड का वीज़ा तकरीबन 28-30 हज़ार रुपये का है 1 मंथ का। 2 मंथ्स का आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मैंने कभी अमल का वीज़ा नहीं लगवाया। दूसरी बात ये कि अब वीज़े के इश्यूज़ आ रहे हैं, लाइक जब से बैन लगा है तो इंडिविजुअल मैन और वीमेन कैन नॉट ट्रैवल। विद किड भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते, विद फैमिली ही आपने ट्रैवल करना है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको ऑफिस की तरफ से वीज़ा मिल रहा है तो ये हो सकता है कि आप बच्चे के साथ अकेले ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज़ पर्सनली विज़िट वीज़ा जो आप खुद से लगवाएंगे उसके लिए आपको फैमिली के साथ जाना बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल वीज़ाज़ नहीं लग रहे घूमने के लिए, लाइक विज़िट वीज़ाज़ नहीं लग रहे। ठीक है जी। विज़िट वीज़ा हम लोग जहाँ से लगवाते हैं, मैंने सिर्फ एक ही बार लगवाया है अपना, और मतलब हम तीनों का, अदरवाइज़ हमेशा हसनैन का लगवाया है। तो हमारा वीज़ा आ जाता है 1 से 2 दिन के अंदर। 1 दिन में मैक्सिमम वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, वीज़े की 100% ऑथेंटिसिटी वहीं से होती है अगर आप किसी अच्छी जगह से, अच्छे एजेंट से करवाएंगे। मैं रिकमेंड करती हूँ, अगर आप लोग वीज़ा लाइक नए हैं और वीज़ा लेना चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम ट्रैवल के लिए, सो मेक श्योर करें कि कोई अच्छी एजेंसी से करवाएं। हम लोग ज़्यादातर करवाते हैं सस्ता टिकट और फेयर मेकर से। ठीक है, इसके अलावा तो हम किसी से नहीं करवाते। एक और भी हैं, वो पर्सनली जानते हैं तो हम उनसे करवाते हैं। अदरवाइज़ हम किसी अननोन से वीज़ाज़ नहीं कराते, बिकॉज़ वीज़ाज़ आर नॉट रिफंडेबल। तो आपने किसी ऐसे को
अनाड़ी को पैसे दे दिए, 2-3 लोगों के 1 लाख रुपए का वीज़ा लगता है 1 महीने का, और आपने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए दे दिए उठाकर और वीज़ा नहीं लगा, तो वो पैसे रिफ़ंड नहीं होते, हमें वापस नहीं मिलते। सो मेक श्योर कीजिएगा कि वीज़ा अच्छी जगह से लगाएं। दूसरी बात ये कि वीज़े के बाद जब वीज़ा लग जाए तो 1 मंथ की, पहले मैं डिटेल में बात करती हूँ कि मैंने 2 मंथ्स का कभी लगवाया नहीं है। हसनैन का लगवाया था, वो भी किसी और के थ्रू लगवाया था, तो मुझे 2 मंथ्स के बारे में इतना नहीं पता। अच्छा, 1 मंथ का जो चार्जेस मैंने आप लोगों को बता दिए यकीनन। अच्छा, 1 मंथ का जो आप वीज़ा लगवाते हैं उसकी वैलिडिटी होती है आफ्टर 2 मंथ्स तक। सो 2 महीने के बीच में आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। लाइक आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आप विज़िट कर रहे हैं, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगले दिन के ही टिकट करवा लें। लाइक टिकट आपको जहाँ सस्ता मिल रहा है, जैसा सस्ता मिल रहा है, आप उसके हिसाब से, फिजिबिलिटी के हिसाब से अपना टिकट जो है वो बुक करवा सकते हैं। तीसरी चीज़, करेंसी हमेशा एक्सचेंज करवानी है तो अपने करीबी मनी एक्सचेंज से एक्सचेंज करवानी है। 2-3 जगह से रेट्स लेके एक्सचेंज करानी है, और एक्सचेंज एक ही जगह से गए, रेट लिए और एक्सचेंज नहीं करानी। तीसरी चीज़, टिकट्स जो है वो, चौथी चीज़ आई थिंक, टिकट जो है वो आपने कभी भी फौरी तौर पे बुक नहीं करने। कोशिश करें कि हफ़्ता 1.5 हफ़्ता पहले टिकट बुक करें ताकि आपको टिकट के रेट्स अच्छे मिलें, और मेक श्योर करें कि इकॉनमी टिकट्स बुक करवाएं। अगर आपने बिज़नेस क्लास, फ़र्स्ट क्लास में भी ट्रैवल करना है, सो मेक श्योर करें कि आपने क्या करना है, इकॉनमी क्लास के टिकट बुक करवाने हैं। मैं दुबई की बात कर रही हूँ, कहीं और की बात नहीं करी, क्योंकि इसका एक रीज़न है, मैं आपको वो रीज़न आगे बताती हूँ। अच्छा, करेंसी की बात, पहले करेंसी की बात में मैं वापस आ जाती हूँ। करेंसी आप लोगों ने एक्सचेंज कैसे करानी है ये मैं आपको बता देती हूँ। करेंसी का एक सीन बहुत बुरा चल चुका है अब, कि 1 साल से तकरीबन हमने 4 बार ट्रैवल किया है, और इस बार बहुत सख्ती थी। लास्ट टाइम जब हम गए, 3 बार हम गए, इतनी सख्ती नहीं थी, लेकिन इस बार इतनी सख्ती थी जिसकी कोई हद नहीं है। और सख्ती किस बात पे थी कि पर पर्सन आपके पास 3000 दिरहम इन कैश और इन योर बैंक अकाउंट होने चाहिए लाजमी। लाइक क्रेडिट कार्ड दे विल नॉट एक्सेप्ट। आपके पास कैश होना चाहिए दिरहम्स के या डॉलर्स की सूरत में, या फिर आपके पास होने चाहिए बैंक अकाउंट में आपके पैसे। क्रेडिट कार्ड में वो पैसे नहीं देखते। लास्ट टाइम ये हुआ था, हम लोगों ने हमने सारा अमाउंट जो है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, बिकॉज हम सारी ट्रांजैक्शंस बैंक से करते हैं। सो हमने क्या किया था, 2-3 बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर लिए थे, और हमने सोचा था कि हम वो यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ 3000 रुपीज़ कैश रख लिया था। 3000 रुपीज़ से 3000 दिरहम हमने कैश रख लिया था, और वो कैश हम यूज़ करने के लिए लेके गए थे। लेकिन हुआ ये कि लकीली हम बच गए, और हमसे जो पहली वाली फैमिली थी, लाइक हम लोग फैमिली की, जब इमिग्रेशन होती है तो इमिग्रेशन की लाइन में हम लोग फैमिली की लाइन में लगे हुए थे। कुछ लाइंस इंडिविजुअल्स की भी होती हैं, और फैमिली को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिनके साथ बच्चा हो, फैमिली हो, मियाँ बीवी हो। मैक्सिमम बच्चा होना लाजमी है, सही है। तो बच्चा होगा तो आपको और अच्छे पर्क्स मिलते हैं। सो अगर बच्चा हमारे साथ होता है तो आपको एक ये पर्क मिल जाता है कि आपको इमिग्रेशन के टाइम पर बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है, जो कि इंडिविजुअल की लाइन होती है। सो उस लाइन में जब हम लगे तो हमसे पहले एक फैमिली थी, और सेकंड नंबर पे हम थे, जो कि हम पाकिस्तान से गए थे, लाहौर से, ठीक है। तो वो जब फैमिली गई है तो उनकी फैमिली को आई डोंट नो उन्होंने किस तरह से जज किया, और जज करने के बाद उन्होंने कहा कैश दिखाएं। उनके पास उनके साथ 2 बच्चे थे, और वो मियाँ बीवी थे, 4 लोग थे वे। तो उनके 4 लोग थे, उनके पास होने चाहिए थे तकरीबन 12,000 दिरहम। और जब उन्होंने कैश निकालना शुरू किया तो उनके पास से 3,500 दिरहम निकले, और उनके पास कैश निकला ही नहीं। लाइक उन्होंने करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई थी, ठीक है, या फिर वो कम पैसे लेके ट्रैवल कर रहे थे। सो उन्होंने कहा कि भाई आप इतने कम पैसे क्यों लेके ट्रैवल कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते इतने कम पैसे लेके ट्रांसफ़र। एंड वी वर शॉक्ड बिकॉज हमारे पास भी 3,000 दिरहम थे इन कैश। सो दे सेड कि हमारे पास ना बैंक अकाउंट में पैसे हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ है, शो अस। उन्होंने अपनी ऐप ऑन की, और ऐप खोल के उन्होंने दिखाया कि भाई ये हमारे अकाउंट में इतने इतने पैसे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा ये भी कम है, ये एक्सचेंज कराएंगे तो एक्सचेंज में इतनी अमाउंट नहीं बनेगी, लाइक 12,000 दिरहम नहीं बनेंगे। बट उन्होंने कहा चलें आप जाएँ।
अगर इन केस उनको वहाँ रोक लेते तो वो उनको सो हमसे पहली वाली फैमिली के उन्होंने नोट चेक कर लिए थे, खैर उनको जाने दिया बिकॉज़ उनके बैंक अकाउंट में भी पैसे थे और उनके पास 3,500 कैश में था, दिरहम्स में थे 3,500। सो उसके बाद जब हमारी बारी आई तो आई डोंट नो क्या हुआ, उन्होंने हमसे ना ही किसी कैश के बारे में पूछा, ना ही उन्होंने हमसे किसी कार्ड के बारे में पूछा, ना ही उन्होंने बैंक अकाउंट के बारे में पूछा। ऑफ कोर्स हमारे पास क्रेडिट कार्ड भी था, हमारे पास डेबिट कार्ड भी था, डेबिट कार्ड में पैसे भी थे, कैश लेकिन हाथ में बहुत कम था। और उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके हाथ में कैश होना चाहिए इतना जितना आप जितने बंदे आप ट्रैवल करें उसके हिसाब से, पर पर्सन 3,000 दिरहम है। सो वी वर शॉक्ड, और हम लोग जैसे ही उस लाइन से क्रॉस किए हैं, हमारी इमिग्रेशन हुई है, सो वी वर सो रिलीव्ड कि चलो हम निकल गए। बिकॉज़ मैंने सुना था लोगों से कि अगर आपके पास कैश नहीं होता, अच्छा उस दिन हमें नहीं पता था, उस दिन मुझे इतनी कंफर्मेशन नहीं थी कि इतनी चेकिंग करें, लेकिन मैंने किसी से सुना था कि भाई चेक कर रहे हैं और अगर आपके पास कैश नहीं होता तो वो डिपोर्ट कर देते हैं। बट मैंने कहा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होगी, 3 बार तो हम गए, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, हमसे तो पूछा भी नहीं गया कि 1 रुपया है आपके पास या नहीं है। सो इस बार भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस बार तो मतलब वो लोग अच्छी तरीके से जांच रहे थे कि भाई इनके पास कैश है या नहीं। तो ये आपके पास करेंसी होना बहुत ज़रूरी है, कम पैसे लेके आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको डिपोर्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। लाइक वो कभी भी आपको चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितना कैश है इन हैंड, कितना कैश आपके बैंक अकाउंट में है, क्रेडिट कार्ड्स को वो मद्देनज़र नहीं रखते। सो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आप लोग दुबई ट्रैवल कर रहे हैं तो पर पर्सन के हिसाब से 3,000 कैश इन हैंड आपने लाजमी रखना है। इस रिस्क पे ना रहें कि वो बैंक अकाउंट चेक करेंगे, बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, भाई जितना मैक्सिमम हो सके कैश कैरी करें। अब नेक्स्ट टाइम से तो मैं कैश कैरी किया करूँगी बहुत ज़्यादा, कि मतलब पूरा कैश कैरी किया करूँगी। 1-2 हज़ार दिरहम चलो चलता है कि हम इन बैंक रखें, लेकिन जो अगर हम तीनों के 9,000 दिरहम बनते हैं तो 7,000 दिरहम तो मैं हाथ में कैश लेके जाऊंगी नेक्स्ट टाइम, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊंगी। बिकॉज़ मैंने कैश लेके जाना है, 1 दिन की फ़्लाइट में आगे बढ़वा लूँगी, लेकिन कैश में हमेशा हाथ में लेके जाऊंगी। और 2,000 दिरहम में 1,5-2 हज़ार दिरहम हम अपने बैंक अकाउंट में लेके जाएंगे, लेकिन कैश रखेंगे। इस बार या अगली बार हमने ये गलती नहीं करनी। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग टिकट्स पर। टिकट्स हमने क्या ख़रीदनी, इकॉनमी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, भाई हम अगर बिज़नेस क्लास ट्रैवल करना चाह रहे हैं, हमारे पास पैसे हैं, तो भाई हम क्यों इकॉनमी बुक करें, हमारा दिमाग ख़राब है, हम तो बिज़नेस क्लास बुक करेंगे। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, और वो राज ये है कि अगर आपने अपना टिकट कराया हुआ है इकॉनमी किसी भी फ़्लाइट का, चाहे वो एमिरेट्स क्यों ना हो, ठीक है, आपने कराया है इकॉनमी। सो इकॉनमी से जब आप जाते हैं, पहली बात ये कि हमेशा टिकट अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और विज़िट के लिए कर रहे हैं, घूमने फिरने के लिए कर रहे हैं, तो आप किसी भी दिन जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि वर्किंग डेज़ के टिकट करवाएं, वीकेंड के टिकट ना कराएं। वीकेंड के टिकट जो है वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी बात ये कि वीकेंड पे पॉसिबिलिटी होती है कि बिज़नेस क्लास सीट्स आपको बाद में ना मिलें। तरीका मैं ये बता रही हूँ कि आप लोगों ने इकॉनमी सीट करवानी है, इकॉनमी सीट करवाने के बाद आप लोगों ने एयरपोर्ट चले जाना है। एयरपोर्ट पे जब आप बोर्डिंग करवा रहे होंगे तो आपने उनसे कहना है कि मैडम या सर जो भी होंगे उनसे कहना है कि भाई मैडम आपने जो है ना हमारी सीट अपग्रेड कर देनी है। उससे क्या होगा कि एमिरेट्स वाले बहुत भारी रकम जो है वो आपसे चार्ज करते हैं उस वक्त जब आप बिज़नेस क्लास के टिकट करवाते हैं। सही है, तो जब आप डायरेक्ट बिज़नेस क्लास के टिकट करवाएंगे तो वो आपको 8-10 लाख रुपए का टिकट पड़ जाएगा 3 बंदों का। अब मैं 3 बंदों की बात करूँ क्योंकि हम लोग 3 बंदे जाते हैं, तो 10 लाख रुपए का टिकट लेने से अच्छा है, जो कि मुझे इकॉनमी के 3.5-4 लाख रुपए का टिकट मिल रहा है, मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए का टिकट मिल रहा है 3 बंदों का एमिरेट्स का। ठीक है, लाहौर टू दुबई की बात करें, कराची के फेयर डिफरेंट है और बहुत सस्ते हैं, बहुत चीप है। तो अच्छा, अगर मुझे मिल रहा है तो मैं 4.5 लाख का 4 लाख का टिकट ले लूँगी। ठीक है, लेने के बाद मैं काउंटर पर जब बोर्डिंग करवा रही होंगी तो मैंने उस टाइम उनसे कहना है कि मेरे ये टिकट्स जो है वो इकॉनमी से हटाकर आप बिज़नेस क्लास में अपग्रेड कर दें। मैक्सिमम 90% चांसेस ये होते हैं कि वर्किंग डेज़ में लोग कम ट्रैवल कर रहे होते हैं, वीकेंड्स पे लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं वेकेशंस वगैरह के लिए। तो बहुत हद तक 90% तक पॉसिबिलिटी है कि आपको बिज़नेस क्लास की सीट्स मिल जाएंगी और आपको बहुत चीपर रेट में मिल जाएगी। बिकॉज़ जो एमिरेट्स वाले हैं वो अपना
टैक्स लाइक अगर आप चेक इन कर रहे होते हो, बोर्डिंग करा रहे होते हो, तो उस टाइम वो टैक्स जो है वो माफ़ कर देती है, टैक्स फ्री होता है आपका अपग्रेशन। सो आप अपग्रेड करवा सकते हैं। अपग्रेड करवाने पे एक बंदे का 70-75 हज़ार रुपये लगेगा। 3 बंदे का अगर लगाओ तो 2 लाख रुपए और लग जाएगा। 6 लाख रुपए में आपकी टिकट हो जाएगी, वही जो आपकी 10 लाख रुपए की बिजनेस क्लास टिकट होनी है। सो आपको 4 लाख का मुनाफा हो जाएगा। लाइक 4 लाख इज़ अ बिग अमाउंट, 4 लाख इज़ अ बिग अमाउंट। सो हमेशा कोशिश करें, अगर आप दुबई का छोटा ट्रिप कर रहे हैं या आप जा रहे हैं उम्रे पे, छोटा ट्रिप कर रहे हैं, सो मेक श्योर करें कि आप या कतर का हो गया या ओमान हो गया, छोटे छोटे ट्रिप्स जो होते हैं ना 2-1.5 घंटे के, उन ट्रिप्स पे कोशिश करें, 2.5 घंटे के उन ट्रिप्स पे कोशिश करें कि आप बिज़नेस क्लास टिकट्स ना लें, इकॉनमी लें। चेक इन के टाइम पर अपग्रेड करवा लें, आपको तकरीबन 3-4 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। सो मेक श्योर करें कि इकॉनमी टिकट्स करवाएं। ठीक है जी। अब टिकट्स मैंने आपको बता दिया, 4-5 दिन पहले, हफ्ता पहले, 10 दिन पहले करवाएं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं आप लोगों को बताती हूँ एक और आसान तरीका। वो ये कि आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लगेज जो है वो है चेक इन 20 kg, ठीक है, 20 kg है आपका, और आपके पास पर पर्सन सामान है 25 kg। सो आपने क्या करना है, पर पर्सन आपने एक बड़े बड़े बैग्स लेने हैं जिसमें 20 kg आ जाए। ठीक है। और जो आपका 5 kg बच जाए, आपके पास 25 किलो है, 26 किलो सामान है, तो आपने क्या करना है, उसके हैंड कैरीज ले लेना है। सिंगल सिंगल हैंड कैरीज आर अलाउड। ठीक है। तो आपने हैंड कैरीज ले लेना है, बैग्स पहले से परचेज़ कर लेने हैं। हैंड कैरीज ले लेंगे तो आपको ये होगा कि आप जाते वक्त भी फ़ायदे में रहेंगे और जो है आते वक्त भी फ़ायदे में रहेंगे। लाइक जाते वक्त भी आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे, वापसी पे भी आपको चार्जेस कोई हिट नहीं होंगे। तीसरी बात तो नहीं, ये पता नहीं 7वीं-8वीं बात है। खैर, इसके अलावा कोशिश ये करें कि जाते वक्त का जो चेक इन बैगेज होता है वो आप 20 kg रख लें, कोई मसला नहीं है। 15 kg भी रख लेंगे तो चलेगा, बिकॉज़ आप यहाँ से कितना ही कुछ ले जाओगे, कपड़े ही तो लेके जाओगे पहनने के लिए। कोई आप वहाँ बिज़नेस तो करने जा नहीं रहे हैं, आप वहाँ पे एंजॉय करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप कपड़े रखेंगे, जूते रखेंगे, और क्या रखेंगे। 15-15 किलो बहुत है विज़िट वीज़ा के लिए, 20-20 किलो भी बहुत है। सो आपने क्या करना है, जब आपने टिकट बुक करना है ना, उसी वक्त अपग्रेशन कर लेनी है अपने चेक आउट जो लगेज होता है ना उसकी। आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ से 20 किलो लेके जा रहे हैं, 20 किलो चेक इन है, तो चेकआउट जो आपका लगेज होगा वो आपने चेकआउट लगेज 30 kg इसलिए रखना है बिकॉज इन केस आप शॉपिंग नहीं भी करने जा रहे, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ें पसंद आ जाती हैं जो कि हमेशा ही आ जाती हैं, या आप शॉपिंग करती हो फैमिली के लिए, तो वापसी पे आपका सामान बढ़ जाता है। तो जब आपका बढ़ जाएगा सामान और वापसी पे आप ज़्यादा सामान लेकर आ रहे होंगे, तो आपका पर केजी चार्ज होगा। ठीक है। और पर केजी बहुत महंगा है। लाइक हमारा तो लास्ट टाइम मुझे लग रहा था कि पर केजी वो 100 दिरहम्स ले रहे थे, पता नहीं कितने दिरहम्स ले रहे थे, 70 या 100 दिरहम्स ले रहे थे पर केजी। सो आप सोचें कि 100 दिरहम्स 8,000 रुपये होते हैं, और आपका 1 किलो का जो अपग्रेशन चार्जेस होगा ना वेट का, वो दुबई के हिसाब से वो उतना होगा जितना पाकिस्तान के हिसाब से 10 किलो का होता है। लाइक आप 8,000 में यहाँ से अपग्रेड करके 10 किलो बढ़वा सकते हैं वापसी का लगेज, लेकिन वहाँ रहकर आप लगेज नहीं बढ़वा सकते अपने टिकट का। सो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि वहाँ से आप एक्स्ट्रा सामान लेकर नहीं आ सकते, और अगर आपने लेकर आना है तो आपको एक बहुत भारी रकम पर केजी पे करनी पड़ेगी। तो हमेशा मेक श्योर करें कि जब यहाँ से टिकट बुक करवाएं, इकॉनमी बुक करवाने के साथ साथ यहाँ से जाने वाला लगेज तो उतना ही रखें जितना है आपका, लेकिन जब आप वापसी आ रहे हैं तो उसका लगेज 10-10 किलो बढ़वा लें, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। इस टाइम हम जब गए थे, लास्ट टाइम जब हम गए थे, तो हमने क्या किया था, हम लेके गए थे 20 kg, और जब हम वापस आए थे तो हम 40 kg, लाइक 120 kg वापसी लेकर आए थे। 120 kg हमारा वेट था, और हम आराम से 90-95 kg लेकर आए थे। लेकर कितने गए थे हम, 60 किलो।
और वापसी लेकर आया था 95 kg, बिकॉज इतने गिफ्ट्स हो जाते हैं, इतनी चीज़ हो जाती हैं, इतनी अपनी चीज़ हो जाती हैं। और मेरे साथ तो मेरी बेटी है जो कि बहुत डिमांडिंग है, उसको टॉयज़ चाहिए होते हैं, बड़े चाहिए होते हैं, बड़े बड़े, तो वो टॉयज़ लेती है बहुत। और जब वो टॉयज़ ज़्यादा लेती है, हैवी लेती है, तो बहुत सारे जो है उसके टॉयज़ हो जाते हैं। और मुझे खुद इतना शॉपिंग का शौक़ है, लाइक मैं जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें लेकर आऊँ जो यहाँ नहीं मिलती, और जो यहाँ मिलती हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फिर गिफ्ट्स देने होते हैं, शॉपिंग अपनी होती है, बहुत सामान हो जाता है। सो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 10-15 किलो पर पर्सन तो बढ़ा कर जाऊँ। सो ये ज़रूर आपने काम करना है, अगर आप वहाँ से शॉपिंग करके आ रहे हो, और अगर नहीं भी करके आ रहे तो सेफ साइड पे 5, 8, 10 हज़ार रुपये बढ़ा कर यहीं से ही लगेज ऐड करवा के जाएँ, ताकि वहाँ से आपको इतना महंगा लगेज ना परचेज़ करना पड़े। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको करेंसी की भी बात बता चुकी हूँ। करेंसी कभी भी एयरपोर्ट से एक्सचेंज नहीं कराइएगा, एयरपोर्ट के रेट्स बहुत हाई होते हैं। हमेशा करेंसी एक्सचेंज करवाएं अपने करीबी किसी भी एक्सचेंज से, किसी भी मनी एक्सचेंज से। सो डोंट डू दिस लाइक कि आप बैठे हैं आराम से एंड टाइम पे आप एयरपोर्ट से जाके एक्सचेंज करा रहे हैं, बहुत गंदे रेट्स मिलते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, उसके बाद कोशिश ये करें, अगर आपके साथ बच्चा है तो एक प्रैम आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ दुबई एक बहुत बड़ा सिटी है और ऐसा सिटी है, और यूएई एक ऐसा कंट्री है कि आपको बहुत चलना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ता है। और चलने के लिए आप बच्चे को गोद में उठा के नहीं चल सकते। और अब तो माशाल्लाह अमल बड़ी हो गई है, तो अब तो कभी भी गोद में नहीं उठा कर चल सकते, लेकिन हसनैन लेके चलते हैं भाई, उनकी हिम्मत है, उनकी बेटी है, वो उठा लेते हैं। लेकिन फिर भी हमने प्राइम रखा होता है साथ। अच्छा, कोशिश ये करें कि जब बच्चों के साथ ट्रैवल करें तो खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी अपने पास रखें, एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए। बच्चों को कहीं भी भूख लग जाती है तो आपके पास खाने पीने की चीज़ें एक्स्ट्रा होनी चाहिए, जो कि हम हमेशा नहीं रखते और हम पछताते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा आप लोग प्लीज़। सामान रखिएगा खाने पीने का, बच्चों के साथ सामान होना ज़रूरी है। बच्चों का पाउडर मिल्क, अगर आपके साथ बच्चे हैं, तो पाउडर मिल्क बच्चों का कभी ना रखें, हर जगह मिल जाता है। बच्चों के डायपर्स कभी भी ना रखें, हर जगह मिल जाता है। लगेज को कम से कम करने की कोशिश करें, बढ़ाएं मत। कपड़े उतने लेके जाएं जितने पहनने हैं। हम लड़कियों के तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और लड़कियां क्या, मैं बदनाम हूँ, लेकिन मेरे मियाँ के भी उतने ही होते हैं जितने मेरे होते हैं, और मेरी बेटी के भी उतने ही होते हैं जितने हम दोनों के होते हैं। सो लगेज तो भाई हो ही जाता है, लेकिन कोशिश करें, आप लोग कोशिश करें। आप लोगों ने व्लॉगिंग नहीं करनी होती, आप लोगों ने एंजॉय करना होता है। जस्ट हम लोग तो काम भी कर रहे होते हैं और ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं, तो इस वजह से हमें कपड़े ज़्यादा रखने पड़ते हैं। आप लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, सो प्लीज़ कम से कम कपड़े रखें, कम से कम चीज़ें रखें, ताकि वहाँ से ज़्यादा चीज़ें लेकर आ सकें, आपका लगेज जो है वो ना बढ़े। अच्छा, उसके बाद आपको अब मैं बताने लगी हूँ वहाँ पे शॉपिंग का तरीका, जो कि हर बंदा जानना चाहेगा कि वहाँ पे शॉपिंग किस तरह से होती है। लाइक मुझे भी पहली बार जब मैं दुबई गई थी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं आप शॉपिंग में प्रो हो चुकी हूँ। लाइक दुबई में मुझसे शॉपिंग करा लो आप, और मैं अच्छी शॉपिंग, सस्ती शॉपिंग करके दूँगी आपको, और आप बोलेंगे कि यार ये तो इतने का मिल नहीं सकता। सो शॉपिंग की भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, मैं आपको टैक्सेस रिफ़ंड करने के भी तरीके बताऊंगी। सो ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, बट मैं बताने लगी हूँ। अच्छा जी, हाँ, अब लाइन वाइज चलते हैं। टैक्स का भी बताती हूँ, शॉपिंग का भी बताती हूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने जिस होटल में रुकना है, अपनी जेब के हिसाब से आपने होटल बुक करना है। आप चाहें तो 15,000 रुपये पर डे पे भी रूम बुक कर सकते हैं, आप चाहें तो 15 लाख पे भी बुक कर सकते हैं, आपकी जेब के हिसाब से। आप 15,000 का भी होटल लेकर एंजॉय कर सकते हैं, आप 15 लाख रुपए का भी होटल लेकर एंजॉय नहीं कर सकते। आई एम मेकिंग इट क्लियर। सो ये मत सोचिएगा कि पैसे होंगे तो ही आप इंजॉय कर सकते हैं, पैसों के बग़ैर, कम पैसे होते हुए भी आप इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छा। 15,000 रुपये से कम का कोई आपको रूम नहीं मिलेगा। 15,000 तकरीबन हमारे कितने होते हैं, 200 दरम, 200, 180, 190 दरम, ठीक है। उससे कम में आपको कहीं भी रूम नहीं मिलेगा, अच्छा फैमिली रूम, जहां आप जाकर इंजॉय कर सकें, जहां आप रिलैक्स कर सकें। बिकॉज़ मैं कहती हूँ कि ट्रैवलिंग का नाम है लग्जरी, ट्रैवलिंग का नाम है कंफर्ट,
ट्रैवलिंग का नाम है रिलैक्सेशन। अगर आप कहीं जाकर भी धक्के खा रहे हो और जलीलो ख्वारी हो रहे हो तो फिर आप कहीं ना जाओ, मैं कहती हूँ आप पाकिस्तान में ही रहो। सो ये मेरा अपना मानना है। और आप लोग भी यार मतलब अगर घूमने जा रहे हैं तो 15,000 रुपये रूम पर डे रूम भी ना नहीं लेंगे तो मतलब क्या फिर वहाँ पे घूमने जाने का मकसद क्या है। तो 15,000 से कम में कोई अच्छा रूम नहीं मिलता, 15,000 में एक रीज़नेबल रूम मिल जाता है। और अब तो 15,000 में पाकिस्तान में रूम नहीं मिलते, लाइक निशात में भी आप जाकर रहेंगे तो आपके 40-50,000 पर डे है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको दुबई जाकर तो 2-3 हज़ार में रूम मिल जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। बेड स्पेस भी 8-10 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। सो आपने क्या करना है, वहाँ जाकर एक अच्छा सा अपनी जेब के हिसाब से होटल बुक करना है। वहाँ जाकर इसलिए बोल रही हूँ कि यहीं से सारी बुकिंग्स नहीं करके जाइएगा, सिर्फ 2 दिन की यहाँ से बुकिंग करके जानी है आपने। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आप लोगों ने बुकिंग्स किस तरह करनी है। हाँ जी, तो आपने 2 दिन की बुकिंग करानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने 2 दिन की बुकिंग करानी है। 2 दिन की बुकिंग करा के आपने रख लेनी है पहले, और पेड बुकिंग करवा के जानी है। क्यों? क्योंकि कभी आप अनपेड पेमेंट्स लाइक टिकट्स बोल रही हूँ, रूम की बुकिंग करवाते हैं तो एंड मोमेंट पे होटल्स के पास राइट्स हैं कि वो कैंसिल कर दें बुकिंग। सो 2 दिन की आपने पेड बुकिंग करवानी है। उसके बाद आपने देखना है क्या करना है। अच्छा, वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि 2 दिन की आप जब पेड बुकिंग करवाएंगे और आप जिस होटल में जाकर रहेंगे, हो सकता है कि आपको वो होटल इतना पसंद आ जाए कि आपका किसी और होटल में जाने का दिल ना करे। ठीक है। सो और ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 दिन की पेमेंट करवा के जाएंगे तो आपको वो होटल पसंद ही ना आए, तो फिर आप किसी और होटल में शिफ्ट हो जाएं। सो आप वो जज कर लेंगे तकरीबन एक ही दिन में कि यार आपको वो होटल पसंद आ रहा है या नहीं। अगर तो वो आपको होटल पसंद आ रहा है तो आप रिसेप्शन पे जाएं, बोलें कि भाई मुझे 8 डेज़ और एक्सटेंड करना है अपना, मेरी इतने इतने की बुकिंग हुई हुई है, अगर आप मुझे 8 डेज़ की और इतने की बुकिंग दे देते हैं तो मैं 8 डेज़ और स्टे कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है। तो उन लोगों ने क्या करना होता है कि देखना होता है कि आपकी प्रीवियस किस अमाउंट पे कितने की बुकिंग हुई हुई थी पहले की। सो वो कोशिश करते हैं कि हमारा कस्टमर 8 दिन और हमारे साथ रहे, हमारे होटल में रहे। सो वो आपको सेम अमाउंट पे होटल दे देते हैं। ठीक है। इन केस आपको नहीं देते और आपको होटल पसंद नहीं आ रहा तो फिर आप 2 दिन की कहीं और की बुकिंग करा लें, और फिर अगर वो पसंद आ रहा है दूसरा होटल तो फिर अगले 6 दिन वहाँ पे और बढ़ा लें, और उन्हीं से होटल वालों से बात करके बढ़ा सकते हैं। आपको ये नहीं है कि आपको बुकिंग्स करवानी पड़े। booking.com से ज़्यादा agoda.com पे बहुत अच्छे रेट्स हैं होटल्स के हिसाब से। सो मेक श्योर करें कि अगोडा से करवा लें। अगोडा ने मुझे पे नहीं किया, मैं एक आप लोगों को सस्ता रीज़नेबल तरीका बता रही हूँ, बिकॉज़ मैंने हमेशा जब भी booking.com पे रेट्स देखे ना, उससे मुझे 4-5 हज़ार रुपये कम में अगोडा में मिला है। सो अब मैंने booking.com से बुकिंग करवानी छोड़ दी है। आई एम डन विद इट, बस हो गई मेरी। सो booking.com से बुकिंग ना करवाएं मेरे कहने पे अगर आप जाते हैं तो। हाँ, वो अलग बात है, आपकी बड़ी रॉयल्टीज़ चल रही हैं और आपको बड़े पॉइंट्स मिले हुए हैं, वो एक बात की कहानी है। तो फिर चलें आप देख लें, अगर रेट्स रीज़नेबल मिल रहे हैं तो मंगवा लें, अदरवाइज़ बुक करवा लें, अदरवाइज़ अगोडा से करवा लें, बहुत रीज़नेबल रेट्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद हाँ, एक और तरीका है टिकट बुक करवाने का, वो ये कि अगर आप एमिरेट्स से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप एमिरेट्स की वेबसाइट से या एमिरेट्स की ऐप डाउनलोड करके एमिरेट्स चाहे वो इकॉनमी क्यों ना हो, उससे आप टिकट भी बुक करवा सकते हैं उन्हीं की ऐप से। उन्हीं से आप लाउंज भी ले सकते हैं। अगर आपको लाउंज चाहिए, दुबई लाउंज में स्टे करना है आपने, या वापसी पर, या आपने जाते हुए पाकिस्तानी एयरपोर्ट के लाउंज में स्टे करना है, तो वो भी आप एमिरेट्स के ऐप से करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, एमिरेट्स के कुछ रॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, वो ऐड हो जाते हैं अगर आप होटल की बुकिंग भी एमिरेट्स से करवाएं।
सो अगर आप एमिरेट से ही अपने सारे टिकट्स भी करवा रहे हैं और आपने अपने लाउंज भी लिए हैं, लाउंज की भी सर्विसेज ली हुई हैं उन्हीं से, तो मेक श्योर करें कि आप उन्हीं से होटल भी बुक कर लें, तो काफ़ी डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने होटल बुकिंग का आपको बता दिया है। होटल बुकिंग के बाद मेन चीज़ आती है खाना पीना क्या है और कितना महंगा और कितना सस्ता खाना है। लाइक अगर आप महंगे पे जाएंगे तो भाई आप 1000 दिरहम का भी पर डे के हिसाब से खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आसान और रीज़नेबल तरीके बताने के लिए बैठी हूँ। सो रीज़नेबल तरीका ये है कि आपने करना है जिस भी होटल में स्टे, उस होटल का ब्रेकफास्ट बुफ़े परचेज़ करना है। हमेशा ब्रेकफास्ट बुफ़े जो है वो अपनी टिकट बुकिंग के साथ ना करें। आप उस होटल में स्टे करें, जब आप शाम को रात में जब भी पहुँचें आप स्टे करें और फिर फ़ोन करके रिसेप्शन से कंफर्म कर लें कि ब्रेकफास्ट बुफ़े है। मैक्सिमम अच्छे होटल्स में ब्रेकफास्ट बुफ़े होता है, ठीक है। सो बुफ़े होगा, बुफ़े के जो 15-20 हज़ार का पर डे होटल होता है उसका ब्रेकफास्ट बुफ़े आपको 30-35-40 दिरहम मैक्सिमम मिल जाता है। सो आपने क्या करना है, पर पर्सन के हिसाब से 40 दिरहम 35 दिरहम का ब्रेकफास्ट कर लेना है और ब्रेकफास्ट बुफ़े में अच्छा खासा ठीक से टिका के ब्रेकफास्ट कर लेना है, ताकि आप और ब्रेकफास्ट भी आराम से 10 बजे 11 बजे तक का टाइम होता है बुफ़े का, तो आप आराम से 10 बजे तक उठ के जाएँ, ब्रेकफास्ट करें 10 बजे तक। बुफ़े करने के बाद आप लंच स्किप कर सकते हैं अगर आप ठीक से टिका के ब्रेकफास्ट करेंगे। सो आप लंच स्किप कर सकते हैं और डिनर में कुछ अच्छा खा सकते हैं। हम तो हमेशा यही करते थे। और अगर हम लंच स्किप नहीं करते थे तो हम लोग वहाँ की तलबात एक ऐप थी वो डाउनलोड हमने की हुई थी, तो हम उसके थ्रू जो है वो हम कोई भी सस्ता सा खाना मंगवा लेते थे और रात में हम अच्छा कोई मंदी या अच्छा कोई ट्रेडिशनल वहाँ का खाना खाते थे, प्रॉपर मील डिनर करते थे हम वहाँ पर। सो ये एक अच्छी एडवाइस है। अच्छा, खाना खाने के बाद एक मेन चीज़ आती है कि आपने वहीं पर सिटी के अंदर कैसे घूमना फिरना है। तो टैक्सी दुबई में बहुत 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 एक्सपेंसिव है, सोच से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें 20 किलोमीटर भी जाना होता है उबर पे या येंगो पे या फिर कोई भी ऐप है इन ड्राइव वगैरह, हम उस पर अगर 20-25 किलोमीटर भी जाते हैं तो मैक्सिमम हमारा कितना लग जाता है फिर 1000, 1500, 1200। वहाँ पर अगर आप 20 किलोमीटर जाएंगे तो आपका तकरीबन टैक्सी का फेयर बनेगा 20 किलोमीटर का स्टैंड कितना टैक्सी का फेयर बनता है, 1 किलोमीटर का वहाँ पे 13 से 14 दिरहम बन जाता है। सो 20 किलोमीटर का आप लगा लें, फिर 1-1.5 किलोमीटर का 13 दिरहम 14 दिरहम बन जाता है। 100 to 130 दिरहम का आपका एक तरफ का टैक्सी का फेयर बनेगा। सो टैक्सी इज़ डैम एक्सपेंसिव। सो थोड़ी सी हिम्मत पकड़ें, जो कि हमने नहीं पकड़ी आज तक। हिम्मत पकड़ें और मेट्रो जाएं, मेट्रो का कार्ड बनवाएं और मेट्रो की 3 से 4 दिरहम की एक राइड होती है एक तरफ की पर पर्सन। सो आप कार्ड बनवा कर उसमें रिचार्ज करवा कर बहुत सस्ते में इधर से उधर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा हमेशा जब भी आप गए हैं दुबई तो मेक श्योर करें ऐसी जगहों पे लाजमी जाएं जहाँ पर कोई चार्जेस नहीं या कम चार्जेस हैं, जिनमें से अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो ग्लोबल विलेज इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जो कि 20-25 दिरहम का आपको आराम से हेड आउट से टिकट मिल जाता है। इसके अलावा किसी अच्छे क्रूज़ पे जाएं, उसका टिकट सस्ता मिल जाता है, 100 दिरहम का आपको 2 बंदों को मिल जाता है अच्छे क्रूज़ पे। उस पर डिनर भी होता है और एक्टिविटीज़ भी होती है। इसके अलावा बीच पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं, बस जाने आने का किराया लगेगा आपका, जो लगेगा किसका, मेट्रो का। अच्छा, इसके अलावा आप जा सकते हैं, थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं तो 150 दिरहम में 2 टिकट्स मिल जाते हैं हेड आउट्स पे आपको। स्काई व्यू था ना वो, हाँ स्काई व्यू के वहाँ के आपके 2 बंदों के टिकट मिल जाते हैं। सो उसमें बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। फिर अगर आप एक्सपेंसिव पे जाते हैं तो बुर्ज खलीफा इज़ द डैम एक्सपेंसिव प्लेस।
डैम एक्सपेंसिव। सो वो है एक एक्सपेंसिव चीज़। अगर आप सस्ते पे जाते हैं तो हमने वो सफारी का एक्सपीरियंस लिया था, वो सस्ता है बहुत। महंगे भी बहुत एक्सपोजर्स हैं, लाइक आप वाटर पार्क जाते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो अगर आप रीज़नेबल भी घूमना चाहते हैं तो आप घूम सकते हैं, एक्सपेंसिव भी घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। लाइक अगर मैं ज़िंदगी में एक बार बुर्ज खलीफा गई हूँ तो मैं अब हर बार दुबई जाऊँगी तो मैं बुर्ज खलीफा नहीं जाऊँगी। मैं 400 दिरहम्स पर पर्सन नहीं खर्च करूँगी, जो कि 28 से 30 हज़ार रुपये बनते हैं एक बंदे के। सो मैं वो खर्च नहीं करूँगी। हाँ, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेने के लिए एक बार हम चले गए थे, हर बार नहीं जाएंगे। इसके अलावा हम एक दो और जगह एक्सपेंसिव प्लेसेस गए थे। मरीना क्रूज़, यस, 180 दिरहम पर पर्सन है। सो वो आप एक बार जाओगे यार, मतलब बार बार नहीं जाओगे। इसके अलावा भी हम एक दो जगह एक्सपेंसिव गए थे, आई डोंट रिमेंबर वेयर इट इज़, बट एक्सपेंसिव प्लेसेस अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप सस्ते में भी अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा घूमना फिरना, प्लस मेट्रो इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। ठीक है, आपने अगर शॉपिंग अच्छी करनी है तो सब बोलते हैं मीना बाज़ार जाओ, मीना बाज़ार जाओ, मीना बाज़ार जाओ। डोंट गो टू मीना बाज़ार। वहाँ चूना लगाने के लिए ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, मैं बोलती हूँ पाकिस्तानियों को भी मात दे दी है भाई उन्होंने। वहाँ पे आप इस कदर लुट सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। वहाँ आपको बेवकूफ़ बना के जहाज़ बेच सकते हैं, मैं इतनी बड़ी बात करें। सो डू नॉट गो टू मीना बाज़ार। गोल्ड के लिए भी ना जाओ, गोल्ड लेना हो ना, गोल्ड के लिए भी ना जाओ। गोल्ड भी आपको अच्छा मिल जाता है डेरा में, लेकिन नहीं जाओ। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं एक बार गई हूँ, मैंने तौबा इस्तग़फ़ार कर लिया। हसनैन और मैं लुटते लुटते बचे हैं, हमारी गर्दनें काट देते हैं। वहाँ पे कोई ऐसे रूल्स नहीं है, गली कूचों में ले जाते हैं और वो मार देते हैं और वो भाग जाते हैं। उसके बाद आप गए। सो हम हसनैन को ट्रैक कर लिया था और मैंने अपने दिमाग से लाया और पता नहीं अल्लाह ताला ने एक दिमाग में डाली कि नहीं, दिस इज़ नॉट सेफ़। हम किसी की बातों में आ गए थे। हसनैन अपने वेट को लेके कॉन्शियस हो गए अचानक से, जो कि कभी नहीं होते। कॉन्शियस हो गए और हसनैन ने कहा कि मैं जो है, एक बंदा आया हसनैन के पास और वो कहता है उसको शायद हम दिखने में अच्छे लगे, मालदार लगे, जो कि हम नहीं हैं। सो वो हमारे हसनैन के पास आया। हसनैन से कहता है कि भाई आप तो इतने यंग हैं और आपका वेट इतना बढ़ गया है, तो आप हमारे साथ चलें। मैं आपको ना ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ दूंगा जिससे आपका वेट 10 दिन के अंदर गिर जाएगा, 20 किलो गिर जाएगा, पता नहीं कितना बोला हसनैन को। मैं उस वक्त खड़ी हुई फैमिली के लिए चॉकलेट्स ले रही थी, बिकॉज मीना बाज़ार में सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ मिलती है, वो है चॉकलेट्स। फ़र्स्ट टाइम दुबई जब हम गए तब की बात बता रही हूँ। उस वक्त हमारी इतनी छोटी सी थी। तो हसनैन ने कहा अच्छा शहज़ाद तुम आराम से लो अपनी चॉकलेट्स, आई विल बी देयर। मैंने कहा वेयर आर यू गोइंग हसनैन, कहाँ जा रहे हो ना? तो हसनैन कहते नहीं मैं ना आता हूँ। मैंने कहा नहीं मेरे साथ जाना, वेट करो। अच्छा, इतनी देर में मेरे पास जलीली चॉकलेट थी, मैं हसनैन के साथ चल पड़ी हूँ। तो वो हसनैन को तेज़ी में लेके भाग रहा है। एक बंदा आगे भाग रहा है, वो हसनैन के साथ साथ, और एक बंदा मुझे कवर कर रहा है, वो मेरे साथ साथ। और हसनैन के पास अम्बल। अब मुझे ये टेंशन कि एक बंदा मेरे साथ क्यों चल रहा है बॉडीगार्ड बन के, और मुझे अनसेफ लग रहा है, मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। भाई मेरे साथ एक अननोन नामहरम बंदा फजूल में चल रहा है, तो मुझे कितना अजीब सा लग रहा। मैंने एक गोल्ड शॉप में जानबूझ के चली गई, मुझे गोल्ड नहीं लेना था। मैं चली गई, मैंने हसनैन को आवाज़ लगाई कि हसनैन कम मुझे गोल्ड लेना है। हसनैन सेड नहीं हमें नहीं लेना। मैंने कहा मुझे लेना है, कम बैक। हसनैन आए बड़ी मुश्किल से। तो मैंने हसनैन को कहा कि हसनैन दे आर नॉट सेफ, मुझे ठीक नहीं लग रहे। वो थे भी वो वेस्ट इंडीज़ियन, आई थिंक वो थे। सो मैंने हसनैन से कहा कि हसनैन नो, हमने नहीं जाना, मुझे सेफ़ नहीं लग रहा। हसनैन सेड वाई, मैं जा रहा हूँ। हसनैन फिर आगे आगे चलने लग गए। तो एक बंदा जो जिसकी शॉप से मैंने चॉकलेट ली थी, वो उसी के साथ एक बंदा खड़ा हुआ था। वो शायद शॉपकीपर के साथ था या शॉपकीपर ही था, क्या था अल्लाह जाने। वो आया मेरे पास, कहने लगे बाजी ये ना, ये आपको आगे जाके लूट लेंगे, प्लीज़ आप इनकी बातों में अपने हस्बैंड को रोकें। एंड आई शाउटेड, मैंने कहा हसनैन मैंने नहीं जाना, मैं चीखने लग गई। हसनैन मेरे पास आए, मैंने हसनैन को पहले अपने पास बुलाया किस तरीके से, चीख चाक के कि हसनैन मेरे पास आ जाए। हसनैन मेरे पास आ गए। मैंने फिर हसनैन को लेके गई गोल्ड शॉप के अंदर। मैंने कहा चुप करके अंदर चलो। अंदर लेके गई और मैंने हसनैन से कहा हसनैन मुझे ऐसे ऐसे उस बंदे ने कहा एंड आई एम नॉट सेफ हेयर, वी आर नॉट सेफ हेयर, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इन लोगों के साथ जाने के लिए। हसनैन को थोड़ा सा दिमाग चला। देन उसके बाद हम लोग उनसे जान छुड़ाकर मीना बाज़ार से भागे। जब हम वापसी टैक्सी लेने के लिए टैक्सी पॉइंट पर आए जहाँ पर टैक्सी मिलती है, तो पता चला कि इस तरह के बहुत लोग वहाँ पे खड़े हुए थे और घेर रहे थे लोगों को। और वो क्या मुझे भी क्या लालच दे रहा था कि ब्रांडेड बैग्स की कॉपीज़ मिल रही हैं। सो मैम कम मैं आपको इतने अच्छे ब्रांडेड LV के ना इतनी अच्छी कॉपी
इतनी अच्छी कॉपी दिलवाऊंगा कि जो है ना आप पहचान ही सकोगी। तो मैं आई वाज लाइक कि मेरे पास तो LV की ओरिजिनल है, लेकिन आई डोंट नीड द कॉपी। बट ही सेड नहीं नहीं, आपको मैं कॉपी ऐसे दिलाऊंगा कि वो ओरिजिनल लगे। तो मुझे भी अजीब लग रहा था कि मुझे कॉपी नहीं लेनी, लेके पीछे पड़ गया। वहाँ से भागे और मैंने तौबा कर ली कि मैं अब कभी नहीं जाऊँगी। मीना बाज़ार इज़ द वर्स्ट प्लेस टू शॉप। फिर उसके बाद मैं आपको शॉपिंग की बताती हूँ। शॉपिंग के लिए जो आप रीज़नेबल शॉपिंग करें उसके लिए अल गुरैर मॉल इज़ द चीपेस्ट एंड द सेफेस्ट एंड द लाइक आई कैन से द लकीस्ट प्लेस फॉर मी। मैंने हर दुनिया की चीज़ वहाँ से ख़रीदी, ब्रांड से ख़रीदी। ब्रांड्स हैं वहाँ पर गुरैर मॉल में, कोई आम लोकल मार्केट नहीं है। एवरीथिंग इज़ ब्रांडेड देयर। बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो अवेलेबल हैं उस गुरैर मॉल में। और वहाँ से मैंने अच्छी शॉपिंग की, रीज़नेबल शॉपिंग। मैंने अमल को इतने टॉयज़ दिलाए, हसनैन के कपड़े लिए, हसनैन के शूज़ लिए। मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया था, मैंने अपने लिए कुछ नहीं। हाँ, मैंने अपने लिए क्या लिया था, परफ्यूम लिए वहाँ से। मैंने अपने लिए और क्या लिया था, हाँ मैंने अपने लिए घड़ी ली कैरेफोर से। गुरैर मॉल में अच्छे ब्रांडेड चीज़ें मुझे बहुत रीज़नेबल मिल गई। सो बेस्ट प्लेस टू शॉप। इसके अलावा अगर आपने डेली रूटीन की चीज़ें लेनी है, गिफ्ट्स वगैरह की चीज़ें लेनी है, तो डे टू डे इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वहाँ पर ब्रांडेड भी है, नॉन ब्रांडेड भी है, रीज़नेबल भी है, सारा कुछ मिक्स है। सो वहाँ से मैंने लिए है। इसके अलावा मेंस की मैंने शॉपिंग की है, बर दुबई नहीं था वो, डेरा की ही कोई जगह थी, आई डोंट रिमेंबर द प्लेस। हसन वो कौन सी जगह थी जहाँ पे हम अपार्टमेंट में रह रहे थे, जहाँ से हमने लगेज बैग्स खरीदे थे? डेरा की कौन सी जगह थी वो, मुझे याद नहीं आ रही। मैं वो बात मैं टैग कर दूँगी वो जगह डिस्क्रिप्शन में। हाँ नहीं, वो जगह याद नहीं आ रही, वो जगह का नाम था खैर एक कोई। तो वहाँ उस एरिए से हमने लगेज बैग बहुत अच्छे ख़रीदे, बहुत रीज़नेबल ख़रीदे। पाकिस्तान के मुकाबले में भी सस्ते बैग्स ख़रीदे हमने वहाँ से। इसके अलावा हमने वहाँ से मेंस शॉपिंग की जो कि आउट क्लास थी, आउट क्लास, लाइक उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ आपकी महंगी चीज़ों पे, लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, लाइक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आपके मोबाइल फ़ोन्स, आपके टैब, लैपटॉप्स, गोल्ड, इन सब चीज़ों, ये चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। इन पे बहुत मोटी अमाउंट का वैट लगता है, जो कि टैक्स होता है, जो कि हम उनकी गवर्नमेंट को देते हैं और हम पर लागू नहीं है, हम विजिटर्स पे लागू नहीं है कि हम दो जगह टैक्स दें। हम या तो पाकिस्तान में टैक्स देंगे, या तो हम पाकिस्तान के बाहर की नेशनैलिटी होगी, हम वहाँ टैक्स देंगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में टैक्स पे करें तो वी डोंट नीड टू पे द टैक्स देयर। सही है, तो उस टैक्स को बचाने के लिए वैट क्लेम आप कर सकते हो। सो वैट क्लेम का तरीका क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ, और वो किस तरह से क्लेम होता है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। उन पे लागू होता है कि वो उस मुल्क के, उस शहर के शहरी हैं और वो वहाँ रह रहे हैं और वहाँ से कमा रहे हैं, और जब वो वहाँ से कमा रहे हैं तो वो वहाँ की चीज़ों पे टैक्स देंगे। ठीक है, तो हम तो गए हैं विज़िट करने, घूमने फिरने, तो हम किस चीज़ का टैक्स देंगे? हम तो अपने मुल्क में हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, हम टैक्स क्लेम बना लेंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम हम गए थे, मुझे याद नहीं है, हम लोग गए थे तो अच्छा, हम लोग गए थे तो हमने वहाँ से 2 टैब्स लिए थे, बहुत सारी 450 या 500 दरम की मैंने डे टू डे से शॉपिंग की थी। तो मेरा ना अच्छा खासा क्लेम बन रहा था, लाइक 100 दरम का तो बन रहा था क्लेम। और इसके अलावा मैंने बहुत सारी जगहों पे 100 200 दरम के खाने खाए हुए थे, इतने सारे बिल्स थे, तो वो मैंने क्लेम करवाया था अपने पासपोर्ट पे, और वो बहुत आसानी से क्लेम हो गया था। तो मैंने ना वैट क्लेम किया था और मुझे 250-300 दरहम मिल गए थे। इस बार मैं गई थी और मैं अमल की वजह से अकेले शॉपिंग्स पे जाती थी इस बार, बिकॉज़ अमल समझदार हो गई थी। अमल कहती थी कि बस मुझे टॉयज़ दिलाते जाओ। सो मैंने हसनैन से कहा कि हसनैन, टॉयज़ तो हम इसको डेली बेसिस पे दिला ही रहे हैं, अभी मैं इसको लेके जाऊँगी मॉल या मार्ट तो ये और फैल जाएगी मुझे अकेले को देखकर, और ये अकेले को देखकर ना मुझे मना लेती है। हसनैन के साथ ना हसनैन बोलते हैं नहीं शिज़ा ये नहीं दिलाना, इट इज़ एक्सपेंसिव। हाथ थोड़ा सा ना हौला रखती हूँ मैं, लेकिन जब अमल मेरे साथ अकेली होती है ना तो वो मुझे मम्मी प्लीज़ दिला दो, तो वो मैं फिर पूरी दुनिया दिला दूँ उसको, ऐसा हो जाता है।
तो इस वजह से ना मैं इसको ना साथ में लेके जाती थी, और प्लस मैं इसको लेके घूम भी नहीं सकती थी, शॉपिंग नहीं कर सकती थी। मैं हसनैन के पास अमल को छोड़ के जाती थी, और मैं ना अपना पासपोर्ट पर्स में रखी रहती थी, और मुझे ये होता था कि मैं वैग जो है क्लेम करवा लूँगी। और इस बार मैंने बहुत महंगी शॉपिंग की थी, इस बार मैंने बहुत शॉपिंग की है, और मैंने इस बार सस्ती शॉपिंग की, मैंने एक्सपेंसिव ब्रांडेड शॉपिंग की है। तो मैं शॉपिंग पे जाती थी तो मुझे याद नहीं रहा कि मेरा और अमल का तो रेजिडेंशियल वीज़ा है, सो मैं हसनैन का पासपोर्ट लेके जाऊँ। और हर बार यही होता था कि जब मैं मॉल में शॉपिंग कर लेती थी, बिल करवा लेती थी, उसके बाद मेरे जहन में आता था कि मैं तो हसनैन का पासपोर्ट लाना ही भूल गई हूँ। तो मेरा क्या होता था, मेरा और अमल का रेजिडेंशियल वीज़ा है, तो उस वजह से मेरे वीज़े पे जो है मुझे वैट क्लेम नहीं मिलता था, और मैं क्लेम ले ही नहीं पाती थी। और बिल भी मैं करवा चुकी होती थी, तो मैं उनको ये नहीं बोल सकती थी कि मुझे लेना ही नहीं है। और मेरे अंदर ना ये गट्स भी नहीं है कि कोई चीज़ लेने के बाद ना मैं मना कर दूँ। अकेले होते हुए तो मैं नहीं कर सकती, हसनैन होता है ना साथ, हसनैन कहते नहीं नहीं लेना भाई, नहीं लेना, थैंक यू। लेकिन मेरे अंदर ना थोड़ी सी वो है, झिझक है। तो इस वजह से मैं 2 से 3 बार गई हूँ, और मैंने महंगी महंगी चीज़ें ली हैं, जिसमें से मैंने ब्रांडेड मेकअप लिया है डियोर से, और मैंने महंगी महंगी शॉपिंग की है। मैंने 700-800 दिरहम के सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स ख़रीदे हैं। तब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, 7-8 दिरहम्स की मैंने चीज़ें, 800 दिरहम्स की मैंने चीज़ें ले ली थी, और उसके बाद मैं वैट क्लेम नहीं करवा सकी, सो वो क्लेम नहीं हो सका। और मुझे ये था कि यार मैं अभी कितनी बेवकूफ़ी कर रही हूँ, बिकॉज हसनैन का रेजिडेंशियल वीज़ा नहीं लगा है। सो मैं हसनैन का पासपोर्ट यूज़ करके ये चीज़ अवेल कर लेती, आगे तो जाकर हमें वैट देना ही होगा, अभी जितना मैं अवेल कर सकती हूँ मैं कर लेती। लेकिन इस बार मैंने एक चीज़ भी वैट क्लेम किया ही नहीं है। मैं चीज़ें लेती गई, और मैं अपने पासपोर्ट पे स्कैन करवा नहीं सकती, तो मेरे बैग में मेरा ही पासपोर्ट होता था। सो हर बार ये हुआ मेरे साथ। और एक, लेकिन हर चीज़ में कहते हैं ना बेहतरी होती है, तो इसमें बहुत बड़ी बेहतरी थी, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या बेहतरी थी। सो ये सब बताने का मकसद ये था कि आप लोग वैट क्लेम कर लिया करें, और आप लोगों को जो है ना आसानी हो, और आप लोग जो है वो नुकसान ना उठाएं। सो ये अच्छा, मैं आप लोगों को ये बेहतरी बताई थी कि बेहतरी क्या हुई, हर चीज़ में कुछ ना कुछ बेहतरी होती है। और बेहतरी ये थी कि वापसी पे हम लोग, अगर हमारे पास वैट क्लेम होता भी, तो हम वैट क्लेम नहीं करवा सकते थे। उसका रीज़न ये था कि हम एयरपोर्ट टाइम पे पहुंचे थे 3.5 घंटे पहले वापसी पर, बट जब हम बोर्डिंग की तरफ गए तो बोर्डिंग में इतनी लंबी लाइन थी कि हमें 1.5 घंटा बोर्डिंग में लग गया। जब हमारी बोर्डिंग 1.5 घंटे बाद हुई और हम भागे अपने प्लेन की तरफ, तो मुझे ड्यूटी फ्री से 2-3 चीज़ें लेनी थी। मैं वो चीज़ें लेने के लिए बस 5 मिनट रुकी हूँ। हमने कुछ खाने को नहीं लिया, हमने कोई वेट नहीं किया प्लेन का। हम जब तक चल फिर कर भाग कर, क्योंकि आप लोग पता है दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है, नहीं पता तो जाएंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा है एयरपोर्ट। सो हम एक कोने से जब दूसरे कोने तक पहुँचे, जहाँ पर हमारा जहाज़ था, जहाँ पर जो हमारा टर्मिनल 1 था आई थिंक, हाँ। तो टर्मिनल 1 इतना बड़ा, और इतना एक कोने से दूसरे कोने पे हमने जाना था। तो हम जब तक पहुँचे तो हमारे 2.5-3 घंटे निकल चुके थे, और हमें सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम मिला कि हम बैठते और बैठ के पानी वगैरह पीते। और पानी वगैरह हमने पिया, और पानी पीने के बाद थोड़ी देर बैठने के सुस्ताने के बाद, बिकॉज एयरपोर्ट पे चल चल के थक गए थे, हमारा टाइम हो गया और हम प्लेन में बैठ गए। सो अगर हमारे पास वैट क्लेम्स होते भी, तो क्लेम्स की लाइन इतनी लंबी होती है कि हम क्लेम्स की लाइन में खड़े ही नहीं हो सकते थे। अगर हम लाइंस में खड़े होते तो हमारी फ़्लाइट निकल जानी थी। सो अल्लाह ताला की बेहतरी थी इस बात में, और हमारे नसीब में ही नहीं था क्लेम। तो अगर हमारे पास विज़िट वीज़ाज़ भी होते, अगर मेरा अपना विज़िट वीज़ा भी होता, तब भी मैं क्लेम नहीं कर पाती। तो अच्छा है हमारे पास क्लेम ही नहीं था, अदरवाइज़ बड़ा अफसोस होता कि हमने हर जगह से क्लेम लिया। बिकॉज हसनैन का विज़िट वीज़ा था, हसनैन के वीज़े पे हमें क्लेम मिल जाता, और अच्छा खासा अमाउंट का इस बार क्लेम होता, लाइक 400-500 दिरहम्स का तो हमारे पास क्लेम होता अगर इस बार हम लोग क्लेम्स लेकर वापस आते। और हमें इतना दुख होता कि हम 30-35 हज़ार रुपये पाकिस्तानी, बल्कि 40 हज़ार रुपये हम छोड़ कर आ गए हैं। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम लोग सेटिस्फाइड थे कि भाई हमने क्लेम लिया ही नहीं था, तो हमने क्लेम कर किया ही नहीं। सो अच्छा है हम बच गए। सो ये चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा बस ये है कि सेफ़ ट्रैवल करें, किसी की बातों में ना आए, किसी की बात ना सुने, किसी अनजाने इंसान से बात ना करें,
वहाँ पर भी आप सेफ़ नहीं हैं, जितना भी आप दुबई को सेफ़ कह लो, आप सेफ़ नहीं होते। सो अपना ख़्याल रखें, ट्रैवल के लिए जाएँ, पिक्चर्स बनाएँ, मेमोरी क्रिएट करें, साथ टाइम स्पेंड करें, बिकॉज़ ट्रैवलिंग का नाम ही एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को ज़्यादा जानना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम, अच्छी मेमोरी इकट्ठा करना है। तो वहाँ जाकर अच्छे से एंजॉय करें। सो ये थी दुबई ट्रिप की रिव्यू। आगे मैं और ट्रैवल्स करती रहूँगी तो और भी रिव्यूज़ देती रहूँगी, लेकिन मुझसे लोगों ने कहा था कि आप बार बार साल में 4 बार दुबई गई हैं, तो 4 बार आप किस तरह से जा रही हैं, आप क्या पर्क्स और क्या ट्रिक्स लगा रही हैं जिसके थ्रू आप अच्छी ट्रैवलिंग, सेफ़ ट्रैवलिंग कर पा रही हैं। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊँ। ये था मेरा एक्सपीरियंस 4 बार दुबई जाने का। होपफुली हम फिर जा रहे हैं इंशाल्लाह सून। सो अब हम लोग थोड़ा रेजिडेंशियल वीज़ा पे जा रहे हैं। सो हम वहाँ रहेंगे काफ़ी अरसे के लिए, काफ़ी सालों के लिए। सो फिर वहाँ से ट्रैवलिंग करेंगे और फिर वहाँ से जो जहाँ जहाँ ट्रैवलिंग करेंगे, और इंशाल्लाह ताला पहली चीज़ हम उम्रा ही करेंगे, जो हमारी नियत है। आगे अल्लाह ताला नसीब में करेगा तो बिल्कुल उम्रा करेंगे। सबसे पहला उम्रा ही करना है हमने, अब अगला जो ट्रैवल करना है दुबई के बाद। सो फिर इंशाल्लाह वहाँ से उम्रे पे जाएंगे और उम्रे का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, लेकिन उसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, बिकॉज़ हमें भी जाने में थोड़ा टाइम है। हसन का वीज़ा आना है और हमारी सारी पैकिंग्स वगैरह बाकी हैं, वो होंगी, और फिर हम दुबई के लिए रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सो ये था हमारा दुबई के विज़िट्स का एक्सपीरियंस, जिसमें हम महीना भी रहे हैं वहाँ पर। हम वहाँ 10 दिन भी रहे हैं, 15 दिन भी रहे हैं। 10 दिन तो हम नहीं रहे, हम मिनिमम 15 दिन ही रहे हैं वहाँ पर, और मैक्सिमम अभी हम महीने से ज़्यादा ही रहे थे वहाँ पर। सो ये सीन है। तो मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों को बता दिया, जो जो मुझे पता था। अगर कुछ चीज़ रह गई होंगी तो वो फिर कभी किसी ट्रैवलिंग की वीडियो बनाऊंगी तो उसमें शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल। अगर आप लोगों ने, मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।